दोस्तों वेलकम टू आरएम कोचिंग। दोस्तों जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो अब हमें तैयारी के लेवल को भी अपने बढ़ाना है। और इस समय दोस्तों अब जरूरी है कि हम कुछ मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें, जिससे कि हमें पता चले कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा और किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट, जिसमें कि हम जीएस की 25 के 25 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली 2021 एमटीएस एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि दोस्तों या तो इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे या फिर इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें किस तरह की चीज पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के सेक्टर में। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। मतलब कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। दोस्तों गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे, और इन्होंने ही अमृतसर शहर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो दोस्तों इन्हीं के सम्मान में अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है अमृतसर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एविडेंस ऑफ डबल बरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के स्थलों से दोहरे दफन के प्रमाण मिले हैं। मतलब दोहरे दफन के प्रमाण या दोहरे दफन के साक्ष्य इनमें से किस इंडस वैली की साइट से मिले हैं। तो दोस्तों लोथल इंडस वैली साइट से दोहरे यानी डबल बरियल के एविडेंसेस मिले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है लोथल। और दोस्तों साथ साथ लोथल के कुछ और फीचर्स आप जान लीजिए, वो है यहां पे आप देखिए राइस हस्क यानी चावल के भूसियों के अवशेष मिले थे। साथ साथ देखिए टेराकोटा के कुछ फिगर्स मॉडल्स मिले थे। साथ साथ दोस्तों जहां पे शिप बनती है जिसको डॉकयार्ड कहते हैं, डॉकयार्ड, उसके भी एविडेंस मिले थे। और इसके साथ साथ दोस्तों टेराकोटा की शिप के मॉडल मिले थे, शिप मॉडल्स भी मिले थे आपके लोथल में। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में डबल बरियल के अलावा ये भी पूछ सकता है कि राइस हस्क कहाँ मिले थे या फिर शिप के टेराकोटा मॉडल्स कहाँ मिले थे। तो इन सब का दोस्तों जवाब क्या है, वो लोथल है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी पहली बौद्ध परिषद वो स्थापित हुई थी राजगीर में। और दोस्तों ये कब हुई थी, ये हुई थी 483 यानी 483 बीसी में। और दोस्तों इस समय इसके चेयरमैन कौन थे, वो थे महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। दोस्तों उसके बाद दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई, वो हुई वैशाली में, और इसके चेयरमैन थे वो थे सबकामी इसके चेयरमैन थे। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल दोस्तों हुई, वो हुई पाटलिपुत्र में, इसके चेयरमैन थे मोगलीपुट्टा टिस्सा थे। और दोस्तों जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई थी कुंडलिनी। और दोस्तों इसके चेयरमैन थे वासुमित्र इसके चेयरमैन थे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो सवाल यहाँ से नहीं, आप ये भी पूछ सकता है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, कौन उसके चेयरमैन थे। तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों श्री जी माधवन नायर 2008 में इसरो के चेयरमैन थे। दोस्तों इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था एज अ चेयरमैन वो हुआ था 2003 में, और ये कब तक रहा, तो ये 2009 तक रहा। मतलब 2003 से 2009 तक इसरो के चेयरमैन रहे श्री जी माधवन नायर। दोस्तों श्री जी माधवन नायर कहाँ के हैं, तो वो थे केरला के
तिरुवनंतपुरम से थे। इन दिसंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली पावर्ड अप इट्स आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब दिसंबर 2020 में निम्न में से किस देश ने पहली बार सफलतापूर्वक कृत्रिम सूर्य का जो है परीक्षण किया और परमाणु संलग्न रिएक्टर को संचालित किया। तो दोस्तों 2020 में अभी रिसेंटली चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है, न्यूक्लियर फ्यूजन के मेथड को यूज करके आर्टिफिशियल सन बनाया है चाइना ने। और दोस्तों जिस डिवाइस को यूज करके इसने बनाया है उसका नाम है HL2M टोकामक। ये जो आपका है इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। और दोस्तों ये इतना ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर सेकंड्स में दोस्तों 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना गर्म रिएक्टर होगा। दोस्तों अभी रिसेंटली चाइना ने ये आर्टिफिशियल सन बनाया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ विच स्पोर्ट वुड यू एसोसिएट द नेम सतीश शिवलिंगम। सतीश शिवलिंगम को आप किस खेल से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों देखिए सतीश शिवलिंगम वेट लिफ्टिंग के एक माने जाने खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इन्होंने 2014 और 2018 दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 77 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था और ये काफ़ी प्राउड मोमेंट था हमारे देश के लिए। तो दोस्तों सतीश शिवलिंगम को हम वेट लिफ्टिंग से जोड़ के देखते हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन का ये खेल खेलते हैं। तो दोस्तों भारोत्तोलन इसका सही उत्तर है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विथ विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द नेम केनेरू हम्पी। केनेरू हम्पी को आप किस खेल से जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए केनेरू हम्पी बहुत ही फेमस एक प्लेयर हैं चेस की। और दोस्तों साथ ही साथ 2002 में ये दुनिया में सबसे कम उम्र की वुमेन प्लेयर बन गई जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। ग्रैंड मास्टर दोस्तों चेस में ग्रैंड मास्टर एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत ही विश्व के माने जाने प्लेयर्स को ये उपाधि दी जाती है। और मात्र 15 साल की उम्र में केनेरू हम्पी ने ये ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया था। दोस्तों साथ ही साथ 2003 में उन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। अर्जुन अवार्ड जो कि खेल के क्षेत्र का एक काफी बड़ा अवार्ड है। 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों ये कहाँ से हैं, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि केनेरू हम्पी किस स्टेट से हैं और या फिर किस खेल से रिलेटेड हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द ओनली फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है। तो दोस्तों एलिसन फेलिक्स ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक के कैरियर में फील्ड और एथलेटिक्स के क्षेत्र में। और दोस्तों 2004 के ओलंपिक मतलब एथेंस में जो हुआ था उसके साथ इन्होंने अपना डेब्यू किया था ओलंपिक कैरियर और उसमें इन्होंने 200 मीटर में सिल्वर जीता था। तो दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर भी हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में इनके पास सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं, एलिसन फेलिक्स। दोस्तों आपको नाम याद रखना है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पोलोमी घटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मतलब पोलोमी घटक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों पोलोमी घटक संबंधित है किससे, ये टेबल टेनिस की एक बहुत मानी जानी खिलाड़ी हैं इंडिया की और इंडिया को बहुत सारे गेम्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों ये 3 यानी कि 3 जूनियर चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। दोस्तों इन्होंने 16 साल की उम्र में सिडनी ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था। और दोस्तों ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं किस खेल की, टेबल टेनिस की। तो दोस्तों आपको याद रखना है पोलोमी घटक टेबल टेनिस से रिलेटेड है। दोस्तों व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया। मतलब भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे। दोस्तों लोकसभा चुनाव वो होते हैं जहाँ पे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का सिलेक्शन करते हैं और जिससे हम
अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं देश का। दोस्तों देखिए, पहला लोकसभा इलेक्शन देश में कब हुआ था? वो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1992, यानी 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चला था। और ये हमारे देश का पहला जनरल इलेक्शन था, मतलब कि लोकसभा इलेक्शन था। और दोस्तों अभी तक 2020 तक भारत में 17 लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं। तो दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है, पहला हमारा लोकसभा इलेक्शन का। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? तो दोस्तों भारत का संविधान देखिए अपनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि भारतीय संवैधानिक सभा या भारतीय संविधान सभा के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों इसको इफेक्टिव कब किया गया था, मतलब ये लागू कब हो गया? तो ये हो गया 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। आप लोग जान ही रहे हैं, इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर, राज्यसभा कितने सालों के बाद या फिर कब भंग कर दी जाती है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, ना ही राज्यसभा 5 सालों पे भंग होती है, ना 6 सालों पे, और ना ही प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे भंग होती है। दोस्तों इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव। और दोस्तों देखिए राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो स्टेट के पॉपुलेशन पे निर्भर करते हैं कि किस स्टेट की कितने पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से उसके कितने मेंबर होंगे राज्यसभा में। साथ ही इसमें 12 जो मेंबर्स होते हैं उसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। किन लोगों को करते हैं? जिनको कुछ स्पेशल नॉलेज है या फिर कुछ उन्होंने स्पेशल किया है अपनी लाइफ में, तो उनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विच मुगल रूलर इशूड सिक्का इल्ची इन मेवाड़ आफ्टर चित्तौड़ विक्ट्री, चित्तौड़ की जीत के बाद मेवाड़ में किस मुगल शासक ने सिक्का इल्ची जारी किया था? तो दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद सिक्का इल्ची जारी किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर। आपको याद रखना है, हिस्ट्री के देखिए क्वेश्चन काफी टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, तो हिस्ट्री आपको थोड़ी अच्छे से पढ़नी है, थोड़ी ध्यान से पढ़नी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, मतलब अपने कैपिटल को लाहौर से हटाकर दिल्ली कर दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इल्तुतमिश ने लाहौर से अपने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ, मतलब दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। और दोस्तों स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो रूलर था वो था इल्तुतमिश। और दोस्तों साथ ही साथ इसने कुवैत उल इस्लाम और कुतुब मीनार को बनवाया था। कुतुब अल इस्लाम एक मॉस्क्यू है, मतलब एक मस्जिद है, और कुतुब मीनार क्या है आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड एज द रज़्मनामा, बुक्स ऑफ वॉर जिसको भी कहते हैं, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, मतलब अकबर के शासनकाल में किस किताब को रज़्मनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया था? तो दोस्तों महाभारत को रज़्मनामा के नाम में ट्रांसलेट किया गया था। दोस्तों रज़्मनामा एक पर्शियन शब्द है और दोस्तों इसको किसने किया था? तो मकतब खान ने इसको ट्रांसलेट किया था और अकबर के शासनकाल में ये हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना है महाभारत को रज़्मनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये नॉट शब्द है, इसको हमें हमेशा याद रखना है क्योंकि हम नॉट को ध्यान नहीं देते हैं और उसके जगह पे कुछ गलत आंसर लगा के चले आते हैं। तो पूछा गया कि इनमें से किन किताबों को APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा है?
तो दोस्तों देखिए, जो लुमिनस स्पार्क नाम की किताब है, इसको भी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। मिशन इंडिया को भी उन्होंने लिखा है, और साथ ही इंडिया 2020 भी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। और क्या नहीं लिखा उन्होंने इनमें से, तो वो नहीं लिखे डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो बुक है, ये भारत के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट जो थे अमर्त्य सेन, इन्होंने लिखी है। तो दोस्तों डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम कलाम ने नहीं लिखी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्म योद्धा ग्रंथ हैज बीन रिटन ऑन द लाइफ ऑफ। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखी हुई किताब है? तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर लिखी गई है। और इसको किसने लिखा है? तो अमित शाह जी ने इसको लिखा है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इस किताब को किसने लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी लाइफ पे, और साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि किसने लिखी है। तो अमित शाह ने इसको लिखी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, गीता गोपीनाथ इज द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट टू बी अपॉइंटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गन। गोपीनाथ किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये भारतीय मूल की है, इंडियन मूल की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम के लिए। इंडियन मूल की ये है और मेनली ये अमेरिका में रहती हैं। तो दोस्तों इनको किसका इकोनॉमिस्ट बनाया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बनाया गया। दोस्तों देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? तो दोस्तों 1773 मतलब 1973 में वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के या फिर इंडिया के। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टिस्को इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा और जान भी रहे होंगे, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में टिस्को कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जमशेद जी टाटा ने। और दादा भाई नरोजी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है दोस्तों। और ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1907 में। तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, और दोस्तों जमशेदपुर को हम टाटा नगर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। में से कौन से राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? दोस्तों केरला हमारे देश का स्पाइस गार्डन है, क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के मसाले हमें केरला में मिलते हैं। और दोस्तों ये एक स्पाइसेस यानी मसालों का हब है दोस्तों। साथ ही साथ कश्मीर देखिए ये फेमस है आपका केसर के लिए काफी फेमस है कश्मीर। दोस्तों आंध्र प्रदेश मैंगो के लिए फेमस है, और साथ ही साथ राइस के लिए बहुत फेमस है। उसके साथ साथ आपका पंजाब देखिए किसके लिए है? व्हीट और राइस, इन दोनों के लिए फेमस है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वेवफॉर्म ऑफ सर्टेन सिग्नल कैन बी स्टडीड बाय। मतलब किसी भी वेवफॉर्म को हम किस डिवाइस की मदद से अध्ययन कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRO भी कहते हैं। अभी तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे तो आपको लैब्स में जरूर ये मशीन देखने को मिलेगी। दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर डायोड है। जैसे कि LED हो गई, सोलर सेल हो गया, ये सारे जो डायोड होते हैं। दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर से हम लाइट के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और दोस्तों सोनोमीटर क्या होता है? किसी भी वेव के ट्रांसवर्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। एक्सटेंसिवली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? मतलब नाइट्रोजन वाली खाद कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों, आप सबने सुना होगा, आप खेती बाड़ी में यूरिया कितना यूज होता है इस नाम को सुने होंगे, तो यूरिया इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यूरिया को हम कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 होल का। तो दोस्तों आपको केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है यूरिया का,
तो आपको इसे भी याद रखना है। फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, वो होता है कार्बामाइड। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द टिश्यू दैट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर्स फैट इज, मतलब स्किन के नीचे पाया जाने वाली वो कौन सी टिश्यू है जो कि फैट यानी कि वसा स्टोर करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज नामक टिश्यू है, ये जो है स्किन के बिल्कुल नीचे होती है और ये ओवल शेप की एक कनेक्टिव, ओवल शेप की कनेक्टिव टिश्यू होती है। और दोस्तों ये कनेक्टिव टिश्यू होती है, स्किन के बिल्कुल नीचे होती है, जो कि फैट स्टोर करती है। दोस्तों ये फैट स्टोर करती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, एडिपोज टिश्यू। और इसको हिंदी में दोस्तों वसा उतक कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के एसएससी एमटीएस 2021 एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस की फील्ड से। दोस्तों इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और नहीं तो उसके साथ जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनमें से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो का आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।